मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। अब मैं रीड करता हूँ पूरा बच्चों। A minor a minor borrowed rupees 20,000 from B and as a security for the same executed mortgage in his favor। मॉर्गेज वर्ड समझ में आ गया ना बच्चों? हिंदी मराठी वर्ड गिरवी रखना, तारण तारण रखते हैं ना हम लोग, हाँ, गिरवी। He became a major a few months later and filed a suit for declaration that mortgage executed by him during his minority was void and should be cancelled। It was held that mortgage by minor was void and B was not entitled to repayment of money। And B was not entitled to repayment of money। कुछ समझ में आया बच्चों इसमें क्या हुआ? यानी बी चाह कर भी अपना पैसा ए से रिकवर नहीं कर सकता, भले ही ए बाद में माइनर से मेजर क्यों ना हो जाए। आप बोलेंगे सर मेजर होने के बाद वो रिकवर कर सकता है क्या? द आंसर इज नो। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ था? जब वो माइनर था। तो माइनर के वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं वो मेजर बनने के बाद आप एनफोर्स नहीं कर सकते, ये भी लॉ अलाउ नहीं करता है। मुझे लग रहा है कि बहुत लोग डाउट पूछेंगे, इसलिए मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ कि सर मेजर होने के बाद फिर केस हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन फिर नया कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप बोलेंगे वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट के लिए हम उसके ऊपर अब हम केस करेंगे, मेजर हो गया, तो वो चलेगा नहीं। बच्चों मैंने कुछ बोला आपको समझ में आया? अभी लॉ यहाँ इमीडिएटली बोलेगा कि ये लॉ जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनर था तब का है, इसे आप मेजर बनने के बाद एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। बहुत लोग बोलेंगे सर आप हमारे ऊपर केस नहीं कर सकते, तो मैं बोलूंगा ठीक है, एक साल बाद मेजर बन जाओ तब मैं करूंगा केस, तो क्या मेरा केस वैलिड होगा क्या तभी भी? द आंसर इज नो, पॉसिबल ही नहीं है। ओके देखो हाँ बच्चे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो तो आगे लेक्चर और इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके बच्चों, कोई डाउट आया क्या मैंने अभी यहाँ तक जो एक्सप्लेन किया? देखो यहाँ लिखा है कि वो मेजर बन गया, फिर डिक्लेरेशन फाइल, तो ये सब होने के बाद भी सामने वाला पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर इस मनी। ओके, आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा क्या सर जब आपको कॉन्ट्रैक्ट हुआ था माइनर के साथ? नो, नो। सिर्फ कोर्ट मुझे फटकार लगाएगा कि अरे यार अक्ल होना चाहिए गिरीश तुमको, वो माइनर है उसको अक्ल नहीं, तुमको तो अक्ल है ना? तो तुम क्यों कॉन्ट्रैक्ट किए उसके साथ? अब वो जो पैसा तुमने दिया है ना गिरीश, वो आप लीगली रिकवर नहीं कर सकते, भूल जाओ इस पैसे को, ऐसा हो जाएगा। ओके, ओके। तो बच्चों आगे पढ़ता हूँ। इट इज स्पेशली प्रोवाइडेड इन सेक्शन 10, तीसरा लाइन, दैट पर्सन हु इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट cannot make a contract within the meaning of the act। And but you know minor is incompetent person। Can I use the word incompetent person? आप माइनर को बोल सकते हो ही इज अ इनकॉम्पिटेंट पर्सन। एंड कोई भी इनकॉम्पिटेंट हो वो कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता। एंड उसने कर भी दिया या उसके साथ गलती से कॉन्ट्रैक्ट हो भी गया तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज डिक्लेयर्ड एज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो बच्चों मैं अजम्पशन करूं लॉ रिलेटिंग टू माइनर्स एग्रीमेंट, पॉइंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली क्लियर। कि कोई कंफ्यूजन है आपको स्टेटमेंट में? यस नो में आंसर दो। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है सबको? सभी के यस आंसर्स आ रहे हैं? जिसको नो बोलना है नो बोलो एंड टाइप करो आपका डाउट। अच्छा, तो आई थिंक आगे बढ़ते हैं फिर। बच्चों पॉइंट नंबर 1 में एक केस स्टडी याद रखो हाँ बच्चों, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। यहाँ ए जो है ना माइनर, दैट ए इज नथिंग बट मोहरी बीबी, एंड बी जो है दैट इज धर्मोदास घोष, जो एक गांव का जमींदार था एक्चुअली। बराबर है, उसने उस मोहरी बीबी नाम की लड़की को लोन दिया था, एंड लोन के बदले
है ना, उसका घर गिरवी रखा था, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना एक प्रकार का, जो कि अलाउड नहीं था एज पर लॉ, क्योंकि मोरी बीबी के साथ जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस वक्त तो माइनर थी। तो आगे चल के धर्मोदास घोष चाह कर भी लीगली अपना पैसा रिकवर नहीं कर सकता, एंड ना ही वो मोरी बीबी का घर ले सकता है, क्योंकि उसके साथ किया गया कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड। ओके, सो दैट वाज एक्चुअली द केस स्टडी शॉर्टकट में। नाउ बच्चों, सेकंड पॉइंट अगर हम डिस्कस करें, तो ये अभी भी मैंने बताया, देखो आपको, नो रेटिफिकेशन आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। रेटिफिकेशन मतलब क्या? मंजूरी देना। बच्चों, आप माइनर हो, आपके साथ मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, चलो अभी माइनर हो, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, आपने कहा आप मेरे से कॉन्ट्रैक्ट कर लो, लेकिन मेजर बनने के बाद हम इस कॉन्ट्रैक्ट को हॉनर करेंगे, तो ये चलेगा क्या? द आंसर इज नो, नहीं चलेगा। बरोबर है। माइनर कैनॉट रेटिफाई agreement on attaining majority as the original agreement is void ab initio, and void agreement can never be ratified. ratified यानी कि मंजूरी देना। मैं आपको ये भी एक एग्जांपल नीचे लिखा है, देखो आपको समझ में आ जाएगा। बोलने का मतलब क्या है कि माइनर होते समय या माइनर जब आप थे उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उसको हम ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट आपके मेजर बनने के बाद एनफोर्स नहीं हो सकता, या मेजर बनने के बाद वो आप एक्ट पूरा नहीं कर सकते। ये बोल के कि माइनर के वक्त हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो अब मैं जाके एनफोर्स करता हूँ, तो ये अलाउड नहीं है लॉ में। लिखा है देखो, अ माइनर कैन नॉट रेटिफाई एग्रीमेंट ऑन अटेनिंग मेजोरिटी as original agreement is void ab initio, and void agreement can never be ratified। नीचे एग्जाम्पल लिखा है देखो बच्चों, ये एग्जाम्पल वो जरा ध्यान से पढ़ना, इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज वर्ड नहीं है, प्रोमिसरी नोट वर्ड है। एंड आई होप यू नो द वर्ड प्रोमिसरी नोट। जो प्रॉमिस करता है पे करने के लिए, वही प्रोमिसरी नोट बनाएगा। एम आई राइट? पर्सन वन हु इज promising टू पे द मनी, दैट पर्सन विल मेक प्रोमिसरी नोट। सही बोला क्या मैंने? सही बोला मैंने? अच्छा, आपने प्रोमिसरी नोट तो पढ़ा होगा अकाउंट्स में। यस, ठीक है। नाउ बच्चों, लेट अस कंसंट्रेट ऑन द एग्जांपल। क्या लिखा है देखो, एक्स अ माइनर, क्लियर कट लिखा है। जिस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ रहे हैं माइनर, बरोबर है, एक्स जो कि माइनर है, मेक्स प्रोमिसरी नोट, मतलब हु इज गिविंग प्रॉमिस टू पे, ऑफ कोर्स माइनर। तो प्रोमिसरी नोट भी कौन बनाया? माइनर। एक्स अ माइनर मेक्स प्रोमिसरी नोट इन द नेम ऑफ वाई, तो वाई कौन बन गया? प्रोमिसी। एंड हु इज प्रोमिसर? एक्स। बच्चों गेट दिस एग्जांपल। हाँ, तो एक्स ने प्रोमिसरी नोट इशू करके वाई को पेमेंट करने का प्रॉमिस किया। बच्चों मुझे बताओ, ये प्रॉमिस तब दिया गया जब एक्स माइनर था, सही है? रिस्पॉन्स दो जरा। एक्स ने ये प्रॉमिस वाई को तब दिया जब वो माइनर था, जब वो माइनर था। लेकिन आगे क्या लिखा है देखो, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, ये जो एक्स है जब ये मेजर हुआ, 18 साल या उससे ज्यादा हुआ, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी क्या लिखा है देखो, ही कैन नॉट रेटिफाई इट,
उस प्रॉमिसरी नोट को ये रेटिफाई नहीं कर सकता। इसका मतलब जब माइनर रहते हुए जो प्रॉमिसरी नोट इशू किया गया था, आर यू गेटिंग दैट? क्या वही प्रॉमिसरी नोट मेजर बनने के बाद कंटिन्यू हो सकता है क्या? इज इट पॉसिबल? नो। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जब आप माइनर थे, एंड अब आप उसे हॉनर कर रहे हो आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, तो ये अलाउड नहीं है। वही उन्होंने हेडिंग लिखा है कि यू कैन नॉट रेटिफाई योर कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी। यहाँ पे वो वही लिख रहे हैं, ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही कैन नॉट रेटिफाई इट, एंड इफ ही मेक्स न्यू प्रोमिसरी नोट। बहुत लोग के माइंड में डाउट आया होगा कि सर मेजर बनने के बाद उसने नया प्रोमिसरी नोट इश्यू किया तो पुराने के बदले, डाउट आया होगा कि सर छोड़ो, पुराना प्रोमिसरी नोट आपने कहा वॉइड है, छोड़ो, लेकिन मेजर बनने के बाद अगर उसने नया प्रोमिसरी नोट इश्यू किया इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन, तो मैं आपको बता दूं, न्यू प्रोमिसरी नोट जो उसने एग्जीक्यूट किया आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, बच्चों वो वैलिड होगा कि वॉइड होगा? वैलिड होगा कि वॉइड होगा? अभिशंकर, क्यों वैलिड होगा? अनिकेत, क्यों वैलिड होगा? मैं अगर कहूं वॉइड है आंसर, अभिशंकर एंड अनिकेत, मैं कहूं अगर वॉइड है आंसर, तो इसका रीजन क्या है मालूम है? न्यू प्रोमिसरी नोट जो उसने इशू किया, उसके बदले सामने से कुछ आया क्या? और आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, अगर एक्स नया प्रोमिसरी नोट इशू करता है, तो वो प्रोमिसरी नोट इशू करना भी वॉइड हो जाएगा, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई कंसिडरेशन नहीं है, इट इज विदाउट कंसिडरेशन। ओके, जिन्होंने वॉइड आंसर लिखा है, मैं समझ रहा हूं कि आपको थोड़ी आइडिया आ गई है, बट अभिशंकर एंड अनिकेत ये जरा रिस्पॉन्स देंगे? ओके, हाँ, ओके, आपने आंसर लिखा है, यस। तो बोलने का मतलब क्या है कि न्यू प्रोमिसरी नोट जो एक्स ने दिया आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, बरोबर है, वो प्रॉमिसरी नोट जो है इट इज विदाउट कंसिडरेशन एंड हेंस इट इज वॉइड, एंड हेंस इट इज वॉइड। अब पार्थ, आपका पॉइंट जो आया, प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट, दैट प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेप्ट। अब इस पूरे एग्जाम्पल में देर वॉज, ये ऐसा वर्ड था ही नहीं कि दैट डेप्ट हैज बिकम टाइम बार्ड, यानी ये जो भी केस हो रही है वो 3 साल के अंदर की केस है। अगर ये स्पेशली वर्ड यूज हुआ था ना, टाइम बार डेप्ट, तो आपका आर्ग्यूमेंट एकदम सही होता। ओके, एंड ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाता। पार्थ, आर यू गेटिंग माय आंसर? पार्थ, रिस्पॉन्स दो। इस एग्जाम्पल में कहीं पर भी टाइम बार्ड नहीं है बेटा। ओके, ओके, ठीक है। तो बच्चों, सेकेंड रूल भी पढ़ लिया हमने। व्हाट वाज द फर्स्ट रूल? एनी कॉन्ट्रैक्ट मेड विथ माइनर और बाय माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड, वॉइड अब इनिशियो। सेकेंड पॉइंट क्या पढ़ा हमने? नो ratification after attaining majority. That means minor and minor as well as other party cannot ratify the agreement after attaining the majority. माइनर का मेजर हो जाने के बाद वो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट तब का है जब वो माइनर था, उसको मेजर बनने के बाद आप इन्फोर्स नहीं कर सकते। ओके, एज सिंपल एज दैट। तीसरा पॉइंट, बच्चों ये पॉइंट आपको ऑलरेडी आता है क्योंकि आपने ओसीएम में इसे पढ़ा है, एंड आपने बहुत सारे आंसर्स भी लिखे थे। याद करो कि एक्चुअली देखा जाए ना बच्चों, बहुत लोगों ने आंसर लिखा था उस वक्त कि क्या माइनर
पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है? फर्स्ट यू गिव मी दिस आंसर। क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर बन सकता है? सैवियो, देवांशु, अभिशंकर, बहुत सारे बच्चों ने, सिर्फ प्रिया ने नो लिखा है, बाकी ज्यादातर आंसर बच्चों ने यस लिखा है। तो बच्चों सुनो, अभी ध्यान से सुनो, जो भी पढ़ा था आपने अभी वो छोड़ो, अभी जरा ध्यान से सुनो। बच्चों, माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। आप बोलेंगे ये क्या बोल रहे हो सर? माइनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बनेगा, याद रखना, बाय एन एग्रीमेंट। रीजन बताता हूं, क्योंकि पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट and any contract made with agreement by minor is absolutely void. मैंने जब आपसे प्रश्न किया कि क्या माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकता है क्या, तो आंसर क्या देना चाहिए था आपको? नो, बिकॉज पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पर्सन्स। अब जब पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है, तो माइनर कैसे एग्रीमेंट कर सकता है? अभी अभी तो हमने पढ़ा, एनी एग्रीमेंट विथ माइनर बाय माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। तो बच्चों आपको समझना क्या है, जरा ध्यान देना, ध्यान देना कि माइनर कैन नॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म बाय एन एग्रीमेंट। बाय एग्रीमेंट वो कभी भी पार्टनरशिप फर्म का पार्टनर नहीं बन सकता, उसे केवल पार्टनरशिप फर्म में एडमिट किया जा सकता है। He cannot become partner in partnership firm, but he can be admitted in the partnership firm with the consent of all major partners. He can be admitted in the partnership, उसे सिर्फ फर्म में लिया जा सकता है, बरोबर है, with the consent of all the partners, and that is only for the benefit. इसको हम कहते हैं ना, only for the profits. बच्चों गेट दिस लीगल पॉइंट, यानी कि माइनर माइनर पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन वो बेनिफिशियरी जरूर बन सकता है। बच्चों बेनिफिशियरी वर्ड याद आया ना सबको? पार्टनरशिप फर्म मेरे एंड राहुल सर के बीच में है, पार्टनरशिप फर्म मेरे एंड राहुल सर के बीच में है, बराबर है, लेकिन हमने रुचिक को भी एज अ माइनर पार्टनर एडमिट किया है। इसका मतलब एग्रीमेंट मेरे एंड राहुल सर में है, लेकिन फायदा किसको मिलेगा उसमें? माइनर रुचिक को भी मिलेगा। तो यहां पर हम भले ही माइनर पार्टनर बोलते होंगे, बोलने के लिए, है ना, बोलने के लिए हम माइनर पार्टनर बोलते हैं, बट बाय एन एग्रीमेंट इफ आई से माइनर इज नॉट अ पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, बिकॉज पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट, एंड कोई भी माइनर अगर एग्रीमेंट करता है तो वो वॉइड हो जाता है। तो आप ही सोचो ना, माइनर कैसे पार्टनर बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। बच्चों आप मेरे आर्ग्यूमेंट से सहमत है कि नहीं? आर्ग्यूमेंट्स आर अलाउड। आप आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हो बच्चों। देखो अभी मैंने कहा ना, अभी हम लॉ पढ़ रहे हैं बच्चों, अभी आप ओसीएम भूल जाओ। हाँ, ओसीएम में जो भी आपने पढ़ा था ठीक है, वो थ्योरी लिखने के लिए था, अभी आप लॉ पढ़ रहे हो ना लिटरली। तो करेक्ट क्या है बच्चों, ये आपको बताना जरूरी है। ओके। हाँ, अभी मैंने कहा ना, सेवी ने एडमिटेड मतलब क्या, कि आपको, देखो आपको सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए लिया जा रहा है, आपके फायदे के लिए लिया जा रहा है। हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करते हैं, सब ये सुन के रखो, हम कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करते हैं जिसमें माइनर को फायदा होगा, अगर किसको फायदा होगा? माइनर को, तो लॉ क्या कहेगा मालूम है? ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड।
एंड जहां माइनर को कोई नुकसान होगा, लॉ कहेगा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ये लाइन से हम वही बताना चाहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जिसमें माइनर को बेनिफिट मिलने वाला है, माइनर इज गोइंग टू बी अ बेनिफिशियरी, माइनर इज गोइंग टू बी अ बेनिफिशियरी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स वैलिड होंगे। बरोबर है बच्चों? आपने सुना होगा, सभी आपने पढ़ा होगा कि एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, पढ़ा है ना अकाउंट्स में? कभी सुना है किसी माइनर को एडमिट किया है उन्होंने? एक माइनर का एडमिशन हुआ है पार्टनरशिप फर्म में? नो। पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। क्यों? तो जब नया पार्टनर एडमिशन होता है ना, तो वो लीगली एडमिट होता है, उसका नाम एग्रीमेंट में आता है, वो मेजर होता है, उसे रियल पार्टनर बनाया जाता है। यहाँ पे होगा क्या बच्चों? यहाँ पर माइनर को एग्रीमेंट में लिया ही नहीं जाता, उसको बोला जाता है कि तू सिर्फ पार्टनरशिप फर्म में आ सकता है ओनली फॉर द बेनिफिट्स, यू आर नॉट रियल पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट, जिसको हम कहते हैं। योर लाइबिलिटी विल बी ऑलवेज लिमिटेड, you are admitted only for the benefits, not for the losses. Okay, so anyway, तो बच्चों माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आप लाइन पढ़ रहे हो, देखो आपको समझ में आ रहा है। इस लाइन में किसको फायदा मिल रहा है? लिखो, ये लाइन के हिसाब से हु इज बेनिफिशियरी, फायदा किसको मिल रहा है कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू? माइनर को ना। तो बच्चों अगर माइनर को मिल रहा है तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, याद रखना, क्योंकि इसमें बेनिफिशियरी कौन है? माइनर। माइनर के बेनिफिट के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो बच्चों वो चलेगा, लेकिन उसको नुकसान करने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो वॉइड हो जाएगा। ऐसा सिंपल लैंग्वेज में याद रखो ना। ओके, ऐसा सिंपल वे याद रखो बच्चों, बहुत सा पॉइंट्स अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों लेट अस रीड व्हाट इज गिवन इन द नोट्स। दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, लिखा है देखो क्लियर कट, दो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, nothing in the contract act prevents him from making other party bound to the minor। मैं किसी माइनर को बाइंड नहीं कर सकता टू पे मी सर्टन मनी, बट माइनर कैन बाइंड मी टू पे हिम सर्टन मनी बिकॉज इट इज फॉर हिज और हर बेनिफिट। आर यू गेटिंग दिस लाइन? मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता टू मेक द पेमेंट, क्योंकि इसमें आपका नुकसान है, बट एज अ माइनर यू कैन फोर्स मी टू मेक द पेमेंट बिकॉज इट इज फॉर योर बेनिफिट। ओके, हम मानते हैं कि माइनर को कॉन्ट्रैक्ट करने से मना किया गया है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट ये भी कहता है कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट माइनर के फेवर में हो, माइनर के बेनिफिट के लिए हो, तो बच्चों वो कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा है देखो। थस अ प्रॉमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर। बच्चों ये लाइन का मीनिंग आपको बताना है। थस प्रॉमिसरी नोट ड्यूली एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर इज नॉट void। व्हाट डू यू मीन बाय नॉट void?
नॉट वॉइड मतलब वैलिड, एंड वैलिड का मतलब इनफोर्सेबल। बराबर है। तो बच्चों मैं पूरा पढ़ रहा हूं ये, फिर आंसर देना। Thus, a promissory note duly executed in favor of minor is not void and can be sued upon by him because he, though incompetent to contract, may yet accept a benefit. Now you have to tell me बच्चों, रिस्पॉन्स देना। ये promissory note वाले एग्जाम्पल में who is supposed to receive the amount? ये जो प्रॉमिस किया जा रहा है अमाउंट प्रोमिसरी नोट के थ्रू, किसको मिलने वाला है ये पैसा? किसको मिलने वाला है ये पैसा? वेरी गुड, मैं यही चाहता था कि आपको लाइन समझे। वेरी गुड, वेरी गुड। बच्चों मैं क्यों आपसे पूछ रहा हूं, आई होप आपको समझ में आ गया। यहाँ प्रॉमिसरी नोट माइनर नहीं इशू कर रहा है, सामने वाला पार्टी इशू कर रहा है माइनर को। दैट मीन सामने वाली पार्टी इज प्रॉमिसिंग टू पे सर्टन मनी टू माइनर। तो आपको लगता नहीं ये माइनर के बेनिफिट के लिए है? क्या ये लगता नहीं ये माइनर के बेनिफिट के लिए है? ओके बच्चे, ये माइनर के बेनिफिट के लिए है। एंड अब अगर माइनर को पैसा नहीं मिला, अभिशंकर आपका आंसर दे रहा हूं अभी मैं, अगर माइनर को पैसा नहीं मिला जो उसको प्रॉमिस किया गया है, जो उसको प्रॉमिस किया गया है, तो आपको लगता नहीं कि कोर्ट इंटरफियर करेगा एंड यहाँ पर सामने वाले पर्सन को पैसा देने के लिए बोलेगा माइनर को? यानी कोर्ट मैटर हो सकता है। डू यू एग्री विद दिस? अभिशंकर वही लाइन था, वो सूड वाला एग्जाम्पल। ओके वो जो एग्जाम्पल हमने पढ़ा ना, अभिशंकर, अ माइनर कैन नॉट बिकम, उसके जस्ट ऊपर पढ़ो प्रॉमिसरी नोट वापस एक बार। Thus, promissory note duly executed in favor of minor is not void and can be sued upon by him. यानी माइनर केस कर सकता है क्योंकि उसको ये बेनिफिट नहीं मिला, तो वो केस कर सकता है। बट रिवर्स केस होता तो, कम ऑन गिव मी द आंसर, रिवर्स केस होता तो क्या सामने वाला पैसा रिकवर कर सकता है लीगली? क्या सामने वाला पैसा पैसा रिकवर कर सकता है? नहीं, रिकवर नहीं कर सकता, केस भी नहीं कर सकता माइनर पर। बच्चों पे केस होता ही नहीं है। बरोबर। यहाँ पार्थ ने बहुत ही इंटरेस्टिंग डाउट पूछा है मुझे। पार्थ का डाउट ये है कि सर दोनों माइनर हैं तो ये बच्चों का खेल हो गया बाबा। तू भी माइनर मैं भी माइनर, है ना? तो यहाँ लॉ कहाँ से आया बाबा? तो तू भी माइनर मैं भी माइनर, मैटर ही खत्म। अब कौन किसके ऊपर केस करना है? इसके ऊपर केस हो सकता है ना, उसके ऊपर केस हो सकता है। अब दो बच्चे अगर सोचो ना, एक 5 साल का एक 7 साल का है, झगड़ा हो गया, प्रॉमिस किया था एक दूसरे को, प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, एंड दोनों कोर्ट में जाके उधर जज को बोलते हैं कि केस करो केस करो, तो जज बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा उधर, है ना? ऐसे ही छोटा मोटा जोक। ओके जज जज बेहोश हो जाएगा, बोलेगा मैं डिग्री फाड़ के फेंक रहा हूँ, मेरे से सहन नहीं हो रहा है अभी। एनीवे बच्चों, पार्थ आई होप यू अंडरस्टूड योर एग्जाम्पल। ओके ओके बच्चों, थोड़ा मजाक कर लिया। ओके लीव इट नाउ। पार्थ आपने कुछ रिस्पांस नहीं दिया। पार्थ ने रिस्पांस, पार्थ वेयर आर यू? यस नो आंसर दो बाबा। पार्थ आंसर नहीं दे रहे? दे रहा है। हाँ पार्थ, यस ओके, गॉट इट। चलो बच्चों, अभी एक एग्जांपल और है, शायद देखो। माइनर कैनॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म। बच्चों कब से यही चिल्ला रहा हूँ, देखो याद करो। मैंने जब पूछा था क्या माइनर पार्टनर बन सकता है पार्टनरशिप फर्म में, सबने हाँ आंसर बोला, हाँ हाँ यस यस, एक दो बच्चे को छोड़कर।
And मैंने इमीडिएटली आपका आंसर रिवर्स कर दिया। बरोबर है। माइनर कभी भी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता बाय एन एग्रीमेंट, क्योंकि सबको मालूम है कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप इज एन एग्रीमेंट। अब आप माइनर को भी पार्टनर बना रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्टली माइनर के साथ एग्रीमेंट हो रहा है, एंड एनी एग्रीमेंट विथ माइनर और बाय माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। ओके, ओसीएम में जो दिया था ना बच्चों, वो ओसीएम में क्या होता है, वो ओसीएम में पढ़ाते समय लीगल टच नहीं होता है वहां पर। ओके, ये लॉ पढ़ रहे हैं अभी हम, एंड वहाँ ओसीएम में कैसे थियरी पढ़ते हैं आप, एक जनरल थियरी पढ़ते हैं। ओके, ओसीएम में पढ़ाया गया वो गलत नहीं था, बट वहां इतना है कि लीगल टच नहीं दिया जाता आपको, और कुछ नहीं है। अदरवाइज वहां का आंसर वहां पर सही है, एंड आप क्योंकि लॉ पढ़ रहे हो तो यू शुड थिंक इन द लॉ एंगल नाउ, क्योंकि आप सीए एंड सीएस की एग्जाम देने जा रहे हो। तो अभी परफेक्ट क्या है बच्चों, वो लिखना चाहिए आपको, क्योंकि लॉ लिखने वाले हैं आप। ठीक है, तो बच्चों आई थिंक माइनर कैनॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, हावेवर he may, with the consent of all the partners, underline this word, all the partners, majority of partners नहीं बच्चों, there is a great difference between all the partners and majority of partners। सीए स्टूडेंट्स यहाँ अलर्ट हो जाओ, एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वी कैन एडमिट अ माइनर इन पार्टनरशिप फर्म विद द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स। तो आप ट्रू बोलेंगे कि फॉल्स बोलेंगे? फॉल्स बोलेंगे, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स का आंसर नहीं चाहिए। यहाँ जब भी पार्टनर माइनर को एज अ पार्टनर एडमिट किया जाता है फॉर द बेनिफिट्स, एज अ पार्टनर एडमिट किया जाता है फॉर द बेनिफिट्स, उस वक्त द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज मस्ट। सभी पार्टनर्स की सहमति उसके लिए होनी चाहिए। सभी पार्टनर्स मतलब मेजर पार्टनर्स। आर यू गेटिंग दिस? सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि माइनर कैनॉट बिकम पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, but he can be admitted in the partnership firm only for the benefits। ये भी आपने ओसीएम में पढ़ा है कि he can be admitted in partnership firm only for the benefits, only for the profits, not for the losses and so on। ओके, तो आई थिंक हमारा जो तीसरा हेडिंग था, माइनर कैन बी बेनिफिशियरी और कैन टेक बेनिफिट आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आई थिंक ये अभी थोड़ा बहुत जस्टिफाई हो रहा है। ओके, अब एक एग्जाम्पल नीचे दिया है देखो, एग्जाम्पल नीचे दिया है देखो। अभी जस्ट ऊपर प्रॉमिसरी नोट वाला हमने एग्जाम्पल पढ़ा था ना बच्चों, वही है अल्बो। देखो क्या लिखा है, अब मॉर्गेज वाज एग्जीक्यूटेड, मॉर्गेज मतलब मॉर्गेज डीड, इन फेवर ऑफ माइनर। बच्चों गेट द हिंट, हिंट कैच कर लो, एग्जीक्यूटेड इन फेवर ऑफ माइनर। ये लाइन पढ़ने से क्या लगता है आपको? इज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर? इज इट फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर और गोइंग टू इनकर एनी लॉस फॉर द माइनर? ये मॉर्गेज डीड जो एग्जीक्यूट हो रहा है, ये किसके फेवर में एग्जीक्यूट हो रहा है? माइनर के। इसका मतलब माइनर को ये मॉर्गेज डीड से फायदा मिलेगा कि नुकसान, प्रॉफिट मिलेगा? तो आपको क्या लगता है, जब इस एग्जाम्पल में माइनर बेनिफिशियरी है, माइनर वो पार्टी है जिसको इस कॉन्ट्रैक्ट से फायदा होने वाला है, तो आपको क्या लगता है ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा कि वॉइड? टाइप करो, वैलिड होगा। वेरी गुड, और वही लिखा भी है देखो, वेरी गुड। Hence, he can get a decree for the enforcement of the mortgage। डिक्री मतलब जजमेंट, बराबर है। यहाँ माइनर ही कैन मतलब माइनर है, माइनर, माइनर बच्चों कोर्ट में जाकर इस मॉर्गेज डीड को एनफोर्स करवा सकता है। क्यों करवा सकता है? क्योंकि इसके फेवर में है।
ये इसके फेवर में है। गेटिंग दैट बच्चों? मैंने बहुत पहले एग्जाम्पल पढ़ा था, आई डोंट नो, आई थिंक आप गूगल पर सर्च करेंगे ना तो आपको मालूम पड़ेगा। फॉरेन कंट्री में एक्चुअली वैसा लॉ है, बरोबर है। बहुत पहले एक हॉलीवुड में एक मूवी आई थी जिसको हम कहते हैं होम एलोन, कुछ ऐसा मूवी आई थी जहाँ पर एक चाइल्ड आर्टिस्ट ने काम किया था, बहुत अच्छा एक्टिंग की थी। होम एलोन, एंड दैट चाइल्ड वाज माइनर। तो उसके पेरेंट्स ने लगता है एक दिन उसको थ्रैश किया, यानी मारा उसको, शायद गुस्से में उसके पिताजी ने उसको मारा। तो उसने जाके पुलिस कंप्लेंट किया, एंड उसके पिताजी के ऊपर बहुत बड़ा केस हो गया डोमेस्टिक वायलेंस का, एंड ही वाज पुट बिहाइंड द बार्स। इट्स वेरी फेमस स्टोरी। वो सेलिब्रिटी चाइल्ड हो गया था ना अभी, आफ्टर दैट मूवी, हॉलीवुड मूवी, ही वाज अ सेलिब्रिटी चाइल्ड। एंड उसके पेरेंट्स ने शायद उसको मार दिया एक दिन, कुछ गलती किया होगा तो उसने जाके पुलिस कंप्लेंट कर दिया, एंड उसके पिताजी को जेल में जाना पड़ा। तो बच्चे कुछ समझे मैंने क्या कहा? अब यही मैं बच्चे के केस में करता, तो बच्चे के ऊपर केस नहीं होगा, लेकिन बच्चे चाहे तो केस कर सकते हैं। ओके बच्चों, मैं आपको कुछ हिंट्स नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। अगर आप माइनर हो फिलहाल तो इसको अनड्यू एडवांटेज मत उठाओ लॉ का। हाँ, नहीं तो आप बोले माइनर है, चलो अभी कर लेते हैं जो करना है। ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना बच्चों, मैं पढ़ा रहा हूँ लॉ, आपको कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। ओके, तो बच्चों आई थिंक shall I assume point number 3 is clear? Give the response. Point number 3 clear? Have you any doubt? Please ask. सभी को क्लियर हो गया है? सभी लोग जरा रिस्पांस दो, टाइम दे रहा हूं मैं। कुछ बच्चे एकदम गिने चुने बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं मुझे, बाकी बच्चे सुन रहे हैं ना लेक्चर अच्छे से? बच्चों कोई फनी डाउट भी आ रहा है, आपको लगता है कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं उसको। यस, चलो एक एक पॉइंट ऐसा कवर करते हुए हम जा रहे हैं। वापस रीड करेंगे ना सेकेंड टाइम तो मेक श्योर दैट 80-90% लैंग्वेज इज क्लियर टू यू। ओके, अदरवाइज मार्किंग करके रखना, बाद में डाउट्स वापस पूछना है आपको। ओके, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं आप, सबको पता है थोड़ा टफ लगेगा लैंग्वेज, बट अभी मुझे लगता है कि लैंग्वेज अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा है सबको। ओके, अभी एक लैंग्वेज तैयार हो गई है आपके माइंड में। चलो बच्चों, पॉइंट नंबर 4, जस्ट एक आइडिया दे देता हूँ क्या लिखा है, देखो। माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। बच्चों अगर हम इसको एकेडमिक वे ले, लॉ के एंगल से ले, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट लगता है, बट प्रैक्टिकली इफ आई कंसिडर दिस लाइन, द मोस्ट डेंजरस लाइन है, माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ एक सिंपल भाषा में मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों, डोंट गेट मिसअंडरस्टूड विद दिस पॉइंट, बिकॉज मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, शायद बहुत सारे बच्चे अभी भी माइनर है, उस है ना, आई थिंक 18 इयर्स बहुत बच्चों का कंप्लीट नहीं है। सो यू एक्सक्यूज मी फॉर दिस, इट्स ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस, डोंट टेक इट आइदर वे बच्चों, मैं डिस्क्लेमर क्लोज डाल रहा हूँ। ओके, ये पढ़ाते समय मुझे बहुत डर लगता है क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ा रहा हूँ अभी। ठीक है बच्चों, जस्ट गेट दिस पॉइंट। ओके, क्या लिखा है देखो। अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी, मतलब माइनर है ना, माइनर चाइल्ड, वो अपने माइनॉरिटी को एक विपन जैसा यूज करता है, हथियार जैसा यूज करता है। बहुत बड़ा कांड कर देगा एंड बोलेगा मैं माइनर हूँ, माइनर हूँ, माइनर हूँ, मुझे कुछ नहीं कर सकते आप। एंड सही में हम कुछ नहीं कर सकते उसको, क्योंकि उसके ऊपर केस होता ही नहीं। बच्चा, आर यू गेटिंग दैट? वो हमेशा अपनी माइनॉरिटी को आगे कर देगा। उसको कुछ बोले जाए, मैं तो माइनर हूँ, मैंने कांड किया था तब मैं माइनर था, मैंने मर्डर किया था तब मैं माइनर था। अरे ये क्या बात हुई? बच्चों इसके ऊपर बहुत बड़ा संशोधन होना चाहिए मेरे हिसाब से।
लॉ आज के डेट में चेंज होना चाहिए, क्योंकि आजकल 16-17 साल के बच्चे बड़े बड़े कांड कर रहे हैं, है कि नहीं? गेट दिस पॉइंट। प्रिय, पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, दिस इज एक्चुअली रॉन्ग, इट इज ओनली इन केस ऑफ ड्राइविंग, नॉट इन अदर केसेस। ओके, अभी आपको बहुत नॉलेज लेना है। आप माइनर से ड्राइविंग करवाते हो एंड वो अगर एक्सीडेंट करता है, प्रिया अगर आप आंसर सुन रहे हैं, तो पेरेंट्स विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, बट नॉट इन अदर केसेस। ओके, अदर केसेस में माइनर विल प्लीड हिज माइनॉरिटी। अब देखो ना, मैंने कहा ना कि मैं जब ये पढ़ाने लगता हूँ तो बहुत लोग क्या क्या डाउट पूछते हैं मेरे से। ओके, तो बच्चों वी विल कीप इट सिंपल। तो बोलने का मतलब क्या है बच्चों, अभी जैसे कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, बरोबर है, मर्डर के केस हुए हैं, रेप के केस हुए हैं, जहां पर बाद में पता चला कि उसमें से एक दो लोग माइनर थे। आपने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि जो मेजर थे उनको फांसी की सजा हो गई, एंड जो माइनर थे उस वक्त दे वर सेंट टू जुवेनाइल कोर्ट्स। आई थिंक आपने ये सारे शब्द सुने होंगे, जुवेनाइल कोर्ट्स। बाल सुधार गृह होता है ना, बाल सुधार गृह, यानी उनको सजा नहीं होती, उनको वहां जुवेनाइल कोर्ट्स में भेज दिया जाता है सुधरने के लिए। दैट इज व्हाट द पॉइंट इज, वही मैं कह रहा हूं कि ये जो माइनर अपना माइनॉरिटी को कभी कभी हथियार के जैसा इस्तेमाल करता है खुद को बचाने के लिए। ओके, डोंट टेक इट आइदर वे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ओके, डोंट टेक इट आइदर वे। ओके, यू हैव टू जस्ट कीप इट विथ योर एकेडमिक्स ओनली, ज्यादा इसके ऊपर सोचना भी नहीं है आप लोग। जस्ट इतना ध्यान में रखो कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी। मैं माइनर हूं ऐसा बोलकर बहुत सारे केस में से वो छूट सकता है, बराबर है, उसके ऊपर क्रिमिनल केस लॉन्च नहीं होता है। अगर हो भी गया तो ही इज नॉट सेंट टू जेल, ही विल बी सेंट टू जुवेनाइल कोर्ट्स। ओके, या जुवेनाइल कोर्ट में भेजकर फिर उसको बाल सुधार गृह में भेजा जाता है। ओके, दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। ओके, अब इंडिया में ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि हमारे इंडियन गवर्नमेंट सोच रही है कि जो 18 इयर्स वाला माइनॉरिटी का जो एज है, लेट अस ब्रिंग इट डाउन टू 15 इयर्स, ताकि जो 16-17 साल के बच्चे ये जब करते हैं इतना बड़ा काम, तो उनको सजा दी जा सके। ओके, तो इसके ऊपर मतलब आप बोल सकते हो कि एक तरह से गवर्नमेंट हमारी इस पर बात कर रही है कि अगर आगे कुछ ऐसा लॉ हम अमेंड कर सकते हैं, हो सकता है आप सीए सीएस बन जाओ 2-3 साल में, तब तक ये लॉ आ भी जाए, मे भी। हाँ, अब देखो, याद करेंगे गिरीश सर ने बताया था कुछ ऐसा कि जहां पर 18 साल का जो अपना डेफिनेशन है ना, गवर्नमेंट उसे कम करने की ट्राई कर रहा है कि लेट अस ब्रिंग इट टू 15 इयर्स, समथिंग लाइक दैट। ओके, समथिंग लाइक दैट। ओके, लीव इट। तो बच्चों इसके ऊपर मैं डिस्कशन आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी करूंगा। टुमारो अगेन विल स्टार्टिंग विद दिस फोर्थ पॉइंट ओनली, जहाँ पे हमारे नोट्स में क्या लिखा है हम उतने पे ही डिस्कशन करके मैटर क्लोज करेंगे। सफीन, कुछ डाउट है? यस, बोलो बेटा, कुछ है तो बोलो। क्या है ये, क्या डॉट में समझा नहीं। बाकी बच्चों को, अच्छा, नो, ओके। ओके, आई थॉट यू हैव सम डाउट। ओके, तो अगेन विल बी डिस्कसिंग दिस पॉइंट नंबर 4 टुमारो, हाँ बच्चों। ओके, सो अगर किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज आई स्टॉप माय लेक्चर टुडे। ओके।